जो हमारे पास ये जो एलोपैथ है, इसका काम है शरीर के अंदर के एक वायरस को मारने के लिए दूसरा वायरस भेजना। जी। और आयुर्वेद का काम है शरीर के अंदर के एक वायरस को मारने के लिए रस रक्त मज्जा वाली प्रकृति से उसको जड़ से खत्म करना। तो सर आपने आयुर्वेद के बारे में बात किया और बोला कि फूड जो है आयुर्वेद का मेन वो है। फूड का अगर मैं बात करूं खाने का, लोग खाना भी बहुत परेशान होके खा रहे हैं। सोशल मीडिया पे इतना नॉलेज है, ये प्रोटीन है, इसके अंदर ये नुकसान करता है, ये मीठा मत खाओ, ये नमक मत खाओ, कभी कोई कहता है पोहा मत खाओ, कभी कोई पनीर को बोलता है, या ऐसे करके लोग इतना परेशान है कि वो ढंग से कुछ भी नहीं खा पा रहा है, उसके चक्कर में और गलत चीजें खा रहा है। तो हमारे यहाँ पे तो प्रसाद बोला गया था ना, अंदर जो परमेश्वर है उसको प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो अभी हमें लगता है कि शुगर जो है ना मीठे से हो रहा है, तो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि मीठे से शुगर नहीं हो रहा है। तो उनके लिए क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो शुरुआत में वो करने से उनकी हेल्थ के अंदर सुधार हो सकता है? मैं जो समझता हूँ कि हेल्थ के लिए परेशान होने वाले लोग ज्यादा अनहेल्दी हो रहे हैं। मेडिकल साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम लोग पहले 10 साल पहले जितनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी मेडिकल में, उतना आज हम हर एक बीमारी का क्योर है, हर एक बीमारी का इलाज है। दवाएं और ट्रीटमेंट्स होने के बावजूद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं और वो खुश नहीं है अपनी जिंदगी में। तो आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग हेल्दी और खुश कैसे रहे? समुद्र से 2000 फीट ऊपर बना हुआ एक बहुत ही भव्य योगपीठ, अभ्यारण्य योगपीठ। मैं तो आई थी ऋषिकेश पीस ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे सड़कों पे तो वो पीस मिला नहीं। सोशल मीडिया की वजह से वहां पे भी बहुत रश है। फिर मैं ढूंढते हुए पहाड़ों पर आई 2000 फीट ऊपर, और यहाँ पे मुझे एक इतना सुंदर योगपीठ मिला। अष्टांग योग, हठ योग, फिलॉसफी और न जाने कौन कौन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होते हैं। अभ्यारण्य योगपीठ इतना सुंदर और शांतिमय वातावरण है यहाँ पर। इसको बनाया गया है अगर आप अपने हेल्थ से लेकर किसी भी तरीके से परेशान हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यहाँ पर सिंपल और जिंदगी से जुड़े हुए ट्रीटमेंट्स बता के उसको ठीक किया जाता है शांति से। और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल है कि यहाँ आने के बाद हमें खुद अपने पूरे स्ट्रेस और टेंशन हम भूल चुके हैं, माइंड बिल्कुल रिलैक्स है। और यहाँ के जो चेयरमैन है दिगंबर नौटियाल सर, उन्हें मुझे बताया कि हेल्थ के ऊपर बात करना या हेल्थ के लिए काम करना वो कितना सिंपल है और कितना आसान है, लेकिन हम उसको कठिन बना देते हैं। किस तरीके से वो हेल्थ के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके लिए इसमें क्या होने वाला है, पॉडकास्ट मैं उनके साथ करने वाली हूँ। जुड़े रहिए लास्ट तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग हैं दिगंबर नौटियाल सर के साथ और बहुत सारी हेल्थ के बारे में यहाँ से हम लोग जानकारी लेकर के जाएंगे। सो बने रहिए पॉडकास्ट में लास्ट तक, बहुत सारे इंटरेस्टिंग हेल्थ के टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेडिकल साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम लोग पहले 10 साल पहले जितनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी मेडिकल में, उतना आज हम हर एक बीमारी का क्योर है, हर एक बीमारी का इलाज है। इतने सारे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, फिर भी बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। दवाएं और ट्रीटमेंट्स होने के बावजूद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं और वो खुश नहीं है अपनी जिंदगी में। तो आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग हेल्दी और खुश कैसे रहे? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग या मॉडर्न मेडिकल साइंस या हम ही लोग बीमारी को लेकर के जो काम कर रहे हैं वो बीमारी के सिम्टम पे काम कर रहे हैं, है ना। बीमारी का सिम्टम जो है वो असल में बीमारी नहीं है, बीमारी तो कहीं और से चली है और अब जा कर के वो अभिव्यक्त भी है एक सिम्टम को लेकर के। तो हमारा सारा का सारा थोड़ा सा डीप चले जाते हैं तो, लेकिन वो भी हम केवल सुपरफिशियल लेवल पे क्योर कर पा रहे हैं चीज़ों को।
लेकिन बीमारी की असल जड़ कहाँ है, वहाँ पर पहुँचना मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए थोड़ा सा कठिन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि तमाम जितनी भी बीमारियां हैं, कितने भी सिम्टम पे आप काम किए जाएंगे, तो एक ही बीमारी के कई सिम्टम हैं जी। ठीक है, और उस बीमारी तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। तब तक वो बीमारी जो है अपना विकराल रूप ले चुकी होती है ठीक है, वो फिर क्रॉनिक डिसीज में आनी शुरू हो जाती है, फिर उसका लगभग इलाज असंभव है। अभी हमको लगता है कि कैंसर का इलाज असंभव है, इसका इलाज असंभव है, तो ये भी देखते हैं कि कैंसर से ठीक भी हो रहे हैं लोग जी। और ये भी देखते हैं कि जुकाम में ही मर गया आदमी, है ना, ये सब चल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जुकाम का आपके पास इलाज है तो जुकाम से क्यों मर रहा है आदमी, हैवी हार्ट स्ट्रोक होने की वजह से भी बच जा रहा है आदमी और साइलेंट अटैक्स में मर जा रहा है आदमी, कोई सिम्टम आ नहीं रहा है, कोई चीज़ें हमें पता लग नहीं रही है। तो असल में क्या है कि कुछ ऐसा चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है डॉक्टरों के बीच में और बीमारी के बीच में कि तू डाल तो मैं पात, है ना। क्योंकि हमारा जो मॉडर्न साइंस की जो टेक्निक है वो पूरी की पूरी सिम्टम के ऊपर ही काम कर पाएंगे, नहीं तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले चूंकि हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं, योगा के क्षेत्र से हैं, तो जिस प्रकार से योग आदमी के पूरे अस्तित्व को जड़ से शुरू करता है, वो भारी तौर पे काया के तौर पे हालांकि बना लिया हमने कि केवल शरीर के लिए लोग योग कर रहे हैं जी। लेकिन ये विषय जो है ना वो शरीर का नहीं है। शरीर अगेन वही मैनिफेस्टेशन है तुम्हारे मेंटल स्टेट का, ठीक है, और ये सारे के सारे उगते हैं जहाँ से, वो है आपकी आत्मा यानी सेल्फ से। तो हम लोगों को जैसे पेड़ के संदर्भ में है कि जहाँ पे फल लग रहा है हम वहीं पे दवाइयाँ डालें, वहीं पे पानी डालें, वहीं पे खाद डालें, तो कोई रिजल्ट हाथ आएगा नहीं हमारे, हमें जड़ पे डालना पड़ेगा तब जा करके वहाँ पे वो ठीक होगा। ये सिंपल थ्योरी सबको मालूम है, ऐसा नहीं है कि मतलब बीमारी को लेकर के भी लोग उसी बात को करते हैं कि भाई हम उसको वहाँ पे कर रहे हैं, पर लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं उसके उद्गम स्थान को कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। और बीमारियां जो हैं सारी की सारी जो क्रॉनिक डिसीज हो रही हैं वो सब के सब मन के स्तर से तैयार हो रही हैं धीरे धीरे, जिसको हम बोलते हैं कि गांठें। तो गांठें शरीर में तब पड़ती हैं, उससे पहले मन में गांठें होती हैं। मन की गांठें जो हैं वो शरीर में अलग अलग जगह अलग अलग नोट को तैयार कर देती हैं। तो कुछ उनमें से कैंसर का रूप ले लेती हैं और कुछ उनमें से ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। तो अलग प्रकार का, वो ये नहीं बता सकते कि मैं इसके मन में अगर किसी के प्रति द्वेष था या जेलस थी तो इस जेलस से इसका एग्जैक्ट ये हुआ, क्योंकि जो एनाटॉमी है बॉडी की वो बहुत डिफरेंट है। तो हो सकता है कि किसी के पास जेलस है, उस जेलस का पैरामीटर कितना है, वो कितना उसको डीप ले करके सोचता है उस जेलस को, उसकी गांठ कौन से ग्लैंड से रिसाव रुका और कहाँ पर गांठ बनी, और वो गांठ ट्यूमर बने या कैंसर बने, वो आगे की यात्रा उसको कंप्लीट करेगी। लेकिन अगर आप बहुत डीप अगर साइंस या फिर साइंस या योग साइंस या फिर मॉडर्न साइंस अगर डीप लेवल पे इसकी स्टडी करें तो उन्हें पता चलेगा कि सिम्टम से पहले हमें उसके रूट कॉज पे जा करके काम करना पड़ेगा। और उसका रूट कॉज जो है सारी बीमारियों का मन है जी। ये कुछ फिजिकल बीमारियां जिनका रूट कॉज पेट है, जो खान पान ये सब कुछ है, वो तो कंट्रोल में आ रहा है, कर रहे हैं। अब कंट्रोल में जितना कर रहे हैं तब तक फिर वो पैकिंग फूड और निकल आ रहे हैं, नए नए केमिकल आ जा रहे हैं। तो वो क्या है कि ये तो लड़ाई चलती रहेगी। ये लड़ाई आज की नहीं है, जब से जीव धरती में तब से ये स्वस्थ रहने का, अपने को बचाने का झगड़ा चल ही रहा है। लेकिन जो बाहरी जगह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका इलाज तो बाहर से संभव है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स अंदर से आ रही हैं तो उनका इलाज बाहर से संभव नहीं। तो जो बीमारी अंदर से है, मन के लेवल से है, यानी कि सूक्ष्म जगत से जो बीमारी है, उसको आप स्थूल जगत से
ठीक नहीं कर सकोगे, और आप लगातार ठीक करते रहोगे तो उसको आप क्रोनिक बनाओगे, क्योंकि उसको ठीक तो सूक्ष्म से होना है। तो उसको हील करने की पद्धति को थोड़ा सा हमें ना चेंज करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले कर सकता है योग में, जो अध्यात्म का हिस्सा है वो, न कि केवल आसन का हिस्सा। ये कंप्लीट अष्टांग योग को जो अपने जीवन में धारण करेगा, यम नियम से लेकर के पूरा इसका जो एक एक स्टेप फॉलो करेगा, तो उसको समझ में आएगा कि उसके जीवन में संतोष कितना आया और फ्रस्ट्रेशन कितना घटा, वो खुश कितना रहने लगा और दुखी कितना रहने लगा। तो वहीं से आधे से ज्यादा बीमारियां अपने आप कटनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन गलती हम ये कर रहे हैं कि योग को हम ना एक रेमेडी समझ करके कर रहे हैं कि यार इससे बीमारी ठीक होंगी। योग से बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। असल में जो योग करता है वो बीमार नहीं होता, दोनों में अंतर है। योग से बीमारी ठीक नहीं होगी जी। लेकिन योग करने वाला बीमार नहीं होता है, मतलब उसमें बीमारियां नहीं आएंगी। ठीक है। अब हम योग को भी तब जा करके पकड़ना शुरू कर रहे हैं जब हम डैमेज कर चुके हैं जी। जब हम स्वस्थ हैं उस समय हम योग नहीं कर रहे हैं, उस समय हम भोग कर रहे हैं। भोग से जो प्रॉब्लम आ रही है फिर हम योग की तरफ भाग रहे हैं, योग से रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर अगेन फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो कुछ इलाज होने वाला नहीं उसका, है ना। तो हमको अप्रोच बदलने की जरूरत है। यहाँ पे हम अप्रोच बदलेंगे तो निश्चित दावा है मेरा इस बात का कि अगर हम अपनी थोड़ा सा अप्रोच बदल लें और जीवन में अध्यात्म को लेकर के आ जाए, धार्मिकता को नहीं, अध्यात्म को लेकर के आ जाए, और फिर देखेंगे कि हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा कंपटीशन का द्वेष है, एक से ऊपर उठने का द्वेष है, अपने को महान सिद्ध करने का द्वेष है, अपने को प्रूफ करने का द्वेष है, वैलिडेशन लेने की जो हम लोगों को होड़ लगी हुई है, वो सब धीरे धीरे सेटल डाउन होनी शुरू होंगी। तो और जो डैमेज हो चुका है उस डैमेज को रोका जा सकता है योग के माध्यम से, वो बढ़ेगा नहीं। उस डैमेज को हील करने के लिए आयुर्वेद सर्वोत्तम है, क्योंकि आयुर्वेद रस के आधार पर काम करता है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो यूं समझिए कि आयुर्वेद जो प्रोसेस करता है फूड से ही करता है, क्योंकि आयुर्वेद का जितना भी मेडिसिन आता है वो पूरा का पूरा फूड है। वो एक किस्म से देखेंगे उसको, जो भी हर्बल्स हैं, जो भी हब्स हैं, वो फूड है। तो वो रस से स्टार्ट कर रहा है या फिर भस्म से स्टार्ट कर रहा है, तो वो खाना सबसे पहले रस ही तो बनता है ना। रस से फिर रक्त बनता है, तो वो रस के लेवल पे इतना नीचे है, मतलब आयुर्वेद का स्टार्ट। अब वो जो हम मॉडर्न मेडिकल दवाइयां ले रहे हैं वो रस से उसका कोई लेना देना नहीं, उसका गैस से लेना देना सीधे डायरेक्ट, है ना। तो ब्लड में वो मतलब क्या है कि डायरेक्ट हार्मोन्स को अटैक करना, डायरेक्ट किसी सेल्स को अटैक करना, कि यानी कि जो मेरे समझ से, मैं इसका दावा नहीं करता हूँ, जो हमारे पास ये जो एलोपैथ है इसका काम है शरीर के अंदर के एक वायरस को मारने के लिए दूसरा वायरस भेजना, और आयुर्वेद का काम है शरीर के अंदर के एक वायरस को मारने के लिए रस रक्त मज्जा वाली प्रकृति से उसको जड़ से खत्म करना। तो यहाँ तो हम हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं। और उससे पहले, आयुर्वेद से पहले, तो मैंने जो बताया ना कि वो जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित नहीं होता तब तक वो शारीरिक रूप से भी संतुलित नहीं हो पाएगा। ये इसका एक मोटा मोटा और फंडामेंटल रीजन है जिस पे काम करना पड़ेगा जी। तो आपने बताया मानसिक, सही बात भी है। जब भी अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसी बीमारी के बारे में बात करने लगते हैं पूरे दिन, और कहीं ना कहीं वो पेन हम और लगातार फील करते जाते हैं। लेकिन आजकल का जो मनुष्य है ना सर, वो इतना बिजी है और उनका ऐसा लगता है कि जोमेटो से या अपने पास की जगह से खाना खा लेना, योग ना करना थोड़ा सा आसान है। अष्टांग योग यम नियम फॉलो करके अपने माइंड को संतुलन करना, दिमाग को, थोड़ा सा कठिन है। तो क्या इसको हम लोग एक साधारण जीवन में, अपने जो मानव की जीवन होती है रोज की, उसके अंदर फॉलो करना आसान है? कर सकते हैं हम लोग उसको आसानी से? हाँ बिल्कुल। देखो
हमें ना थोड़ा सा गहराई से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले इंसान बिजी है या आलसी है, दोनों में अंतर जी। है ना। अगर वो बिजी है तो उसे भूख भी नहीं लगेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खाना और कम खाने का कोई पैटर्न है। देखेंगे तो बीमारियां ज़्यादा खाने वालों को ही लग रही है, कम खाने वाला ज़्यादा स्वस्थ है। अगर आदमी बिजी है उसे भूख नहीं लगेगी, और जब उसे भूख लगेगी वो वाकई में भूख होगी, तब वो बिजी नहीं रह सकता। जी। समझ रहे हैं? तो अगर हम बिजी और आलस में से ढूंढ पाए, अपने आप को थोड़ा सा खोद पाए कि हम क्या हैं, तो जवाब आपको मिल जाएगा। ये जो जोमेटो है ना, ये जो स्विगी है, ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास के लोग या यदा कदा मैंने भी ना इस्तेमाल किया हो। वो जैसे खाने में नमक की तरह है ना, वैसे कभी ठीक है टेस्ट चेंज करने के लिए किया तो किया, अगर वो भी अवॉइड हो जाए तो बहुत बढ़िया है जी। इन्होंने ना व्यक्ति को आलसी बना दिया। अब वो अपने आलस को छुपाने के लिए अपने को बिजी बताता है ना। टाइम नहीं है। भैया जन्म लिया है ना, तो टाइम भी मिला है। उस टाइम का तुम सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो। अब आप सोशल मीडिया पे और फिर कह रहे हो कि टाइम नहीं है ना। ऐसा जब आप ओवर थिंकिंग में जाते हो तब तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है, ठीक है। तो आप और हम लोग जो है ना, बिजी मन के स्तर से हैं, टाइम के स्तर से हम बिजी नहीं है। बिजी तो तब होता है आदमी कि भाई पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। अब कोई काम ऐसा है कि जिसको 30 घंटे में पूरा होना है, और टास्क हमारा ये है कि 24 घंटे को 30 घंटे के बराबर बनाना है ना। आप कितने बिजी हो जाओ, आप अपनी नींद नहीं रोक सकोगे, ना सपने रोक सकोगे, ना विचारों को रोक सकोगे, है ना। आप अपना यूरिन नहीं रोकोगे, कितना भी बिजी हो जाओ। कैसे निकलता है टाइम? तो प्रकृति को पता था शायद कि ये इतना आलसी है जी। तो उसने उसके अंदर सिस्टम ही पहले से ऐसे बैठा दिया था कि उस समय उसको जाना ही पड़ेगा, हर काम को छोड़ना पड़ जाएगा, है ना। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, सपोज किसी को लूज मोशन होते हैं, तो छूट जाता है ना उसका काम। तब क्या बोलता हो कि मैं बिजी हूँ? असल में क्या है कि बिजी नहीं है, हमने जो ना डिसिप्लिन से हम दूर हैं। अगर हम अपने जीवन को अनुशासित कर लेंगे तो बिजी तो पता लगेगा कि 90% हमने अपने आलस को बिजी बनाया हुआ है ना। आलस बोल रहा है बड़े नाम लेकर के कि बिजी है। कहाँ बिजी है बताओ तो? किस चीज के लिए बिजी है आदमी? उसको ढूंढेगा वो तो उसे पता लगेगा कि वो 90% खामखा बिजी है। और एक ट्रेंड भी हो गया कि अगर आप अपने को बिजी नहीं बताओगे तो आप इसका मतलब बेकार हो। तो आदमी हर समय लगा हुआ, यू नो आई एम सो बिजी, आई डोंट हैव टाइम टू डू समथिंग दिस यू नो। तो वो स्टेटस सिंबल है। तो बिजी भी आदमी अपने आप को एक्सपोज कर रहा है सबके सामने कि हाउ इम्पोर्टेंट आई एम, लुक एट मी, यू नो, आई एम नॉट जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम वेरी यूनिक वन। तो ये स्टेटस सिंबल वाली जो स्थिति मन ने बना ली है ना, बिजी होना है, ठीक है। पता लगा कि 90% तो आलस था, 10% वाला जो हिस्सा बचा उससे 10% में से उस 10% टोटल 10% का भी 90% गॉसिप का था, है ना। तो ऐसे करके पाएंगे तो आप देखो अपने जीवन में कि आपने आज मीनिंगफुल क्या किया, तो आपको पता लग जाएगा आप बिजी हैं कि नहीं। आदमी देखो कितना बड़ा चमत्कार है, आदमी के पास टाइम भी नहीं है, और अगर उसके पास टाइम नहीं है तो जरूर उसने टाइम कहीं खर्च किया होगा किसी काम में, तो आदमी के पास काम भी नहीं है, ठीक है। अगर उसने टाइम खर्च किया तो उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास पैसा भी नहीं है, ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बड़े बड़े साधन बन चुके हैं, ठीक है, तब भी उसके पास टाइम नहीं है। पैदल चलने वाले के पास टाइम था, आज हवाई जहाज में चलने वाले के पास टाइम नहीं है, ठीक। तो ये तो चमत्कार है ना, ठीक। और ये ह्यूमन क्रिएटेड चमत्कार है ये। इससे ह्यूमन क्रिएटेड माने मन, माइंड, इससे बाहर आपको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि आज व्यक्ति की खुद से लड़ाई है।
और कुछ हाथ नहीं आएगा उसमें, जीवन जाएगा बस। तो ये तो बड़े बड़े हॉस्पिटल बनेंगे अभी, और बड़े भी बनेंगे, और बड़ी बड़ी सर्जरियां भी आएंगी, लेकिन वो ले दे करके बीमारियां वहीं रहेंगी, बीमारियां 10 गुना बढ़ेगी। क्योंकि जहां से लगातार प्रोड्यूस हो रहा है ना सिस्टम, वहां पे तो काम हो नहीं रहा है, बस प्रोडक्शन के ऊपर ही लगे हुए हैं काम करने पे। तो प्रोडक्शन तो कंटिन्यू चल रहा है ना, तो कितने हॉस्पिटल आपके काम करेंगे यहाँ पे, कितनी दवाइयाँ आपकी काम करेंगी, यहाँ व्यापार हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। क्योंकि एक दवाई दूसरी बीमारी का जन्म देगा। हाँ, है ना भाई, आपने यहाँ पे नदी रोकी तो कहीं और से निकलेगी, फिर वहां रोकोगे, फिर कहीं और से निकलेगी, वहां रोकोगे, कहीं और से निकलोगे। पीछे उद्गम स्थल पे नदी में कोई जा ही नहीं रहा है कि वहां पे क्या किया जाए ऐसे। तो सर, आपने आयुर्वेद के बारे में बात किया और बोला कि फूड जो है आयुर्वेद का मेन वो है, उसी से सब कुछ वो लोग ठीक करते हैं या ट्रीटमेंट्स करते हैं। बट आजकल का अगर फूड का अगर मैं बात करूँ, खाने का, लोग खाना भी बहुत परेशान होके खा रहे हैं। सोशल मीडिया पे इतना नॉलेज है, ये प्रोटीन है, इसके अंदर ये नुकसान करता है, ये मीठा मत खाओ, ये नमक मत खाओ, कभी कोई कहता है पोहा मत खाओ, कभी कोई पनीर को बोलता है, या ऐसे करके लोग इतना परेशान है कि वो ढंग से कुछ भी नहीं खा पा रहा और उसके चक्कर में और गलत चीजें खा रहा है। तो आज का जो मानव इस उलझनों में फंसा हुआ है, क्या खाएं ना खाएं, वो जो खाता था, जो हमारी दादी नानी जो ट्रेडिशन बताते थे, वो आज के टाइम पे गलत हो गई है, फेल हो गई है, वो हम कहीं भूल गए हैं खाना। तो क्या वो चीजें वापस से लाने से हेल्थ के अंदर कुछ चेंज आएगा, या इस समय जो इतना वो परेशान होके खाना खा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप दे सकते हैं? देखिए, इंसान खाना भूल गया है, वो खाने को निगल रहा है केवल। जी बिल्कुल। उसे जिस दिन खाना आ जाएगा, जिस दिन उस खाने के प्रति उसके भाव आ जाएंगे, जिस दिन उस खाने के प्रति उसका सम्मान आ जाएगा, तो वही खाना उसका प्रसाद बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पे तो प्रसाद बोला गया था ना जी, खाना तो कि बोला ही ये था। अंदर जो परमेश्वर है उसको प्रसाद चढ़ा रहे हैं कि प्रसाद पालो की व्यवस्था थी, है ना। अब हमारे यहाँ तो डिनर पालो या ब्रेकफास्ट पालो, ठीक है। थाली को उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, उसको तोला जा रहा है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की दृष्टि से। तो वो तो दवाई हो गई आपकी, खाना नहीं रहा वो, ठीक। और जब जो आपकी मूलभूत जीवन की आवश्यकता है खाना, जब उसमें भय आ जाएगा उसमें आपने भय आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अवेयर नहीं होना है कि गलत क्या खाना है, सही क्या खाना है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो आप थाली में ढूंढ रहे हो, हाँ। वहीं बोतल में अल्कोहल की मात्रा भी देख रहे हो। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उधर प्रॉब्लम है। तो वहां का प्रॉब्लम जो लिखा हुआ है, जो लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है जी, उसका सेवन तब भी कर रहे हैं, ठीक है। और खाने में जब तक आप आदर नहीं डालोगे, सम्मान नहीं लाओगे उसको, उस थाली को, उस अन्न को परमात्मा नहीं समझोगे, वो खाना नहीं रहेगा, वो दवाई हो जाएगी, ठीक। वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो जाता। हमारे कैंपस में आते हैं लोग कि आप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इसको कैसे बैलेंस करते हैं। हाँ। तो मैंने उन्हें बोला, अभी हमारे एक मित्र हैं मुंबई में, तो वो 21 दिन के प्रोग्राम में आए थे, तब वो मेरे मित्र बने। कह रहे कि दिगंबर जी बड़ा कमाल हो गया यहाँ पे। मैंने बोला, कह रहा कि मैंने 21 दिन तक पराठे खाए, लेकिन मैं 12 किलो वजन कम हो गया। तो खाना सीखना होगा दोबारा से। जब तक उसको नहीं खाएंगे, सीखेंगे, तब तक खाना समझेंगे। खाना कभी रोड में चलते हुए हमारे यहाँ पे बोलते थे, खाना, स्त्री और धन ये पर्दे की चीजें हैं, है ना। कार में बैठ के खा रहे हैं, रोड में खड़े होके खा रहे हैं, तो चलते चलते खा रहे हैं, हाथ में लेके खाते हुए हाथ में निकल रहे हैं, पी रहे हैं। तो असल में हम खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं इस थैले के अंदर, इस थैले के अंदर कुछ डाल रहे हैं। तो खाना क्या, कुछ दिनों बाद कैप्सूल खाएगा आदमी। अभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और ड्रिप चढ़ाते हैं तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो वैसे ही होगा, ड्रिप लेके घूम रहे होंगे सारे के सारे। खाने से अपना रिलेशन को सुधारना पड़ेगा, अगर खाने से अपना संबंध बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर
देखो आज इतनी अवेयरनेस आने के बाद बीमारियां ज्यादा हैं, पहले तो इतनी अवेयरनेस नहीं अवेयरनेस थी भी और नहीं बीमारियां भी नहीं थी। नहीं तो ये जो कॉन्शियस हो गया ना माइंड, इसने माइंड अगेन वही माइंड वाला मामला आ गया, तो वो आपको परेशानी करके रखेगा, वो आपको खाना खाने नहीं देगा, जी है ना। वो आपको इतना चूजी, इतना कॉन्शियस कर दिया है आपने उसको। तो आदमी अपनी शक्ल को लेके कॉन्शियस, अपने खाने को लेके कॉन्शियस, अपने कपड़े को लेके कॉन्शियस, सोसाइटी को लेके कॉन्शियस, रिलेशन को लेकर के कॉन्शियस। सरलता से कोई जीना तो भूल ही गया भूल ही गया है, है ना। रिश्तों में भी, खाने में नैसर्गिक जिसको बोलते थे ना, वो तो भूल ही चुका भूल है ही आदमी। चुके हैं। जितनी चीजें हमारे पास आ रही हैं हम उतनी अपने बेस से, रिश्तेदार से, खाने से दूर भाग रहे हैं और खुश भी नहीं है। पहले हम लोग इतने सारे लोग एक जगह पे इतने खुशी से रहते थे और आज वही 4 लोग रहते तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि जगह नहीं मिल रहा है ऐसे कुछ करके। तो आपने रश की भी बात की, तो आज के टाइम पे तो रश में सबसे ज्यादा जो बात होती है मीठे की बात होती है। कई लोग को मीठा पसंद होता है लेकिन वो उसमें भी डरते हैं। आप खाते हैं मीठा से? हाँ बहुत खाता हूँ। मीठा खाते पसंद है आपको? बहुत खाता हूँ। तो जैसे आपके कैंपस में भी आते होंगे डायबिटीज ऐसे कुछ, तो उनको आप क्या अवॉइड कराते हैं या कैसे उनको? देखो ऐसा होता है ना कि जब किसी चीज, जब बॉडी ने एक बार सिग्नल पकड़ना शुरू कर लिया जी तो तब तो उसको अवॉइड करना ही पड़ेगा जी। ठीक है। और अभी हमें लगता है कि शुगर जो है ना मीठे से हो रहा है, तो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि मीठे से शुगर नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं कि जो मीठा ज्यादा खाता है उसको शुगर होता है, ये कोई वो लो नहीं है ये, नहीं है। ठीक है। शुगर क्या है कि आपका बॉडी जो है ना, क्या बोलते हैं उसका नाम, वो शुगर प्रोड्यूस, ग्लूकोज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया उसने। तो बाहर के मीठे से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। वो अंदर की जो कड़वाहट है ना वो शुगर बना रही है, वो उस अंदर की कड़वाहट को मारने के लिए शुगर प्रोड्यूस कर रहा है जी ठीक है। तो हाँ, जब जब अंदर ही शुगर ज्यादा हो तब तो और शुगर डालना तो फिर ज्यादा खतरा हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो शुगर का लेना देना कैलोरी से है, शायद मीठे से इतना नहीं है। क्योंकि मीठे में कैलोरी ज्यादा होती है इसलिए मीठे को अवॉइड किया जाता है। लेकिन कई प्रकार के मीठे ऐसे भी हैं जिनमें कैलोरी नहीं होती है, तो उसको खाते हैं लोग, लेकिन मीठा पूरा बैन ही कर लेते। फिर उससे क्या होता है, शुगर डाउन होता है। तो वो फंस गया बेचारा। अब ना शुगर आई, शुगर डाउन, शुगर हमारे यहाँ पर थे तो वो शुगर की दवाई खाते थे तो कभी कभी उन्हें टॉफी भी खिलानी पड़ती थी तो वो बेहोश हो जाते थे। तो फंस गया, मतलब ट्रैप है ये बहुत भयंकर तरीके से। अगर लाइफ स्टाइल आदमी सुधार ले अपनी, है ना, हिलना डुलना थोड़ा शुरू कर ले, ठीक है, थोड़ा सा चल ले, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार के 2 राउंड भी कर ले, ठीक है। मैं कहता हूँ 15 मिनट, किसी ने 5 मिनट स्ट्रेचिंग, 5 मिनट ब्रीदिंग और 5 मिनट शांति से मौन में बैठ जाए, आज की लाइफ स्टाइल के लिए वो अमृत है। और कोई किसी का ध्यान ही नहीं। 3 प्रकार का बॉडी है ना हमारा, स्थूल बॉडी है, सूक्ष्म बॉडी है और अति सूक्ष्म बॉडी। तो स्थूल बॉडी में ये शरीर है और सूक्ष्म बॉडी में मन है और अति सूक्ष्म में आत्मा है। तो जो जितनी भी स्ट्रेचिंग है, सूर्य नमस्कार, आसन है, वो स्थूल बॉडी का खाना है, भोजन है, ठीक है। और जितनी भी प्राणायाम है, जितनी भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, वो सूक्ष्म बॉडी का खाना है, यानी कि मन का। और जितना भी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, धारणा की प्रक्रियाएं हैं, वो आत्मा का भोजन है। तो अगर हम ये भोजन तीनों बॉडी को समान रूप से देंगे तो चलेगा। अब आप आधे अंगों को नहलाओ धुलाओ, आधे को रहने दो, तो कहाँ चलेगा। तो सर आजकल हम लोग, जैसे योगा और आसना की बात हुई, आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और काफी, जैसे मेरे क्लाइंट भी हैं तो उनसे बात करती हूँ, कंसल्टेशन लेते हो, कहते हैं कि हम आसन करते हैं, योग करते हैं, या सोशल मीडिया पे कोई रील हम देखते हैं जिसमें शरीर को पूरा तोड़ना मरोड़ना, उस तरीके से वो लोग योगासन करते हैं, फास्ट या इंस्टेंट योग जिसको हम कह सकते हैं। तो क्या उतना ही योग है, या अगर हम लोग योग को और आयुर्वेद को समझना चाहें तो क्या वही है, या उसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जो हमें जानने और समझने की जरूरत है? क्योंकि हम उससे तुरंत अट्रैक्ट होकर के उसको करने की कोशिश करते हैं और शायद शरीर को और डैमेज कर लेते हैं या सुधारते हैं, जो भी हो।
आपका क्या इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या सिर्फ वो योगा ही है कि अपने शरीर को पूरे तरीके से तोड़ मरोड़ कर लेना, या इंस्टेंट योगा, फास्ट योगा करना, या उसके अलावा भी है जिससे हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? देखो जी, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितना भी सोशल मीडिया है ना, इन्होंने आदमी का मन तो खराब करा करा, शरीर भी खराब कर दिया। सिर्फ अपने व्यूअर के लिए, अपने सब्सक्रिप्शन के लिए ये लोग कंटेंट की रियलिटी और उसकी सत्यता की बिना परवाह किए हुए कुछ भी डाल दे रहे हैं। लोगों के चेहरे बिगड़ गए। घरेलू उत्पाद बता बता करके ये करो वो करो वो करो। कोई कह रहा घी खाओ, कोई कह रहा मत खाओ, कोई कह रहा ये करो। हाँ दोनों तरफ का मामला आ रहा है जी। ठीक है। अगर सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जीवन में वाकई में कुछ श्रेष्ठता लानी है ना, सोशल मीडिया से दूर होने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जाना पड़ेगा वहाँ जहाँ मिलता है ये, है ना। ये जोमेटो की तरह नहीं आएगा तुम्हारे घर पे, है ना। तो सोशल मीडिया में अपने हेल्थ के बारे में चेक करना, अपने को हेल्थी बनाने के लिए उपाय ढूंढना, तो ऐसा ही है जैसे जोमेटो से खाना मंगाना, ठीक है। अब चलो जोमेटो वाला तो कुछ ना कुछ, या स्विगी वाला कुछ ना कुछ खाना ला ही रहे होंगे, खाना हो गई। लेकिन जो ये हेल्थ मांग रहे हैं घर में बैठे हुए, वही आलस है ना। और कर भी नहीं रहे, बाई चांस थोड़ा बहुत कर भी ले रहे तो रिजल्ट भी आ जाए, वो सुन रहे हैं और अंदर ही अंदर काल्पनिक मान रहे हैं कि हाँ मेरे को आ गया, मैं आप ठीक हो जाऊंगा, है ना। नहीं होगा ये तो। देखो मानव समझ नहीं रहा है कि वो किस दिशा में है ना। उसको समझने के लिए उसको अपना आलस त्यागना पड़ेगा, उसको बीजी का ढिंढोरा तोड़ना पड़ेगा। कौन नहीं है बीजी, ठीक है। पेड़ भी बीजी हैं बेचारों को हर साल फल देने हैं, पूरे साल वो बीजी हैं जी, है ना। कौन नहीं है बीजी, सूरज हमारा पूरा बीजी है, उसको रोज रोशनी भेजनी है, सारे तो बीजी हैं। अगर इसको बीजी कहते हैं, जीवन को बीजी कहते हैं, तो तब तो कुछ नहीं हो सकता आपका, है ना। असल में क्या है कि महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा है, एक शिफ्ट में काम करने से पूरा नहीं हो रहा है, तो वो तो केवल 3 ही शिफ्ट है ना पूरे दिन भर में। अगर 10 होती तो 10 शिफ्ट में काम करता, है ना। तो आपने अपनी जरूरतें अपने को शो करने के लिए, अपने लिए वैलिडेशन ढूंढने के लिए, अपने को अच्छा प्रूव करने के लिए आपने अपने आप को इस तरीके से फंसा लिया है ना जाल में, कि यहां से कोई दूसरा तो आपको निकाल नहीं पाएगा। ये तो जाल तोड़ के बाहर आना पड़ेगा, बाहर से कोई इस जाल को काट नहीं सकता, ठीक है। तो फिर ये, और किस लिए, और किसको फुर्सत है तुम्हारी बड़ी कार देखने का, तुम्हारा मकान देखने का, किसको फुर्सत है। तो देखेगा कौन, जब हर कोई दिखाने के चक्कर में, जब हर कोई दिखाने के चक्कर में देखने वाला कोई नहीं है, तो हम किसको दिखाए फिर रहे हैं जी। देखा आपने किसी को देखा कि हाँ वो देखता रहता है, एक आदमी तो है कम से कम वो दूसरे का देखता रहता है, नहीं। ऐसा तो नहीं है ना। हर कोई दिखाने में भाग रहा है ना। जब हर कोई दिखाने में भागेगा तो देखेगा कौन, ये बात हम सब जानते हैं, ठीक। ये बात भी जानते हैं कि हमारे सामने कोई अच्छी तरक्की करते हुए जाता तो हमारे लिए अच्छे शब्द नहीं निकलते उसके लिए। ये बोलेंगे एटीट्यूड आ गया, ये बोलेंगे शो ऑफ कर रहा, जब हमारी बारी आ रही तो हम भी वैसे ही कर रहे हैं। तो देखो ये जाल ऐसा फंस गया है ना। ये अगर आप इसको तोड़ करके, क्योंकि ये सेल्फ क्रिएटेड प्रिजन है, और सेल्फ क्रिएटेड प्रिजन को बाहर से कोई काट नहीं सकता। ये आपको काटना पड़ेगा अपनी अवेयरनेस और समझ से। और जब तक आप समझने को तैयार नहीं है, केवल सुनने को ही तैयार है, उसे भी आधा आधा सुन रहे हैं, अपनी मर्जी का सुन रहे हैं, जो सही चाहिए वही सुन रहे हैं, अटेंशन आपके पास है नहीं, अटेंशन पावर है नहीं आपके पास, ठीक है। तो आप तो मजे लो ना, जो हो रहा है उसके साथ ही मजे लो, है ना। शुगर से मर रहा शुगर से मरो, कैंसर से मर रहे कैंसर से मरो, उससे भी बोलो हाँ ठीक है, होना यही था भाई। बारूद में अगर बार बार हम खेलते रहेंगे
और खेलना तो अलग बात है, उसके ऊपर बैठ करके सिगरेट फूकेंगे तो वही ना एक बार। तो ये जब समझ में आ ही नहीं रहा है किसी के, तो हमारे और आपके समझाने से भी नहीं आएगा, ठीक है ना। जो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक वो कुछ कर ही नहीं सकता। आप क्या समझा लोगे किसी को, कितनी बीमारियों का इलाज कर लोगे किसी को, है ना। अब आप अपने थप्पड़ मारे जा रहे हो, फिर निशान लेकर के डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर साहब ठीक कर दो, डॉक्टर साहब उसमें दवाई लगा करके भेज रहे हैं, फिर रात को फिर 2 थप्पड़ और मार दे रहे हो, डॉक्टर साहब भी ठीक नहीं हो रहा है। सोचो, मतलब एक काल्पनिक दृष्टि से देखो ना। फिर वो डॉक्टर साहब कुछ और सर्जरी कर दे, फिर रात को 2 थप्पड़ और मार दे रहे हो, और डॉक्टर कह रहा है यार ये हो क्यों रहा होगा। अब वो तो लाल गाल की दवाई दे पाएगा ना। अब वो उसको तो बेचारे को, डॉक्टर को तो ये नहीं पता कि रात को बैठ करके अपने 2 थप्पड़ मार देती है, फिर लाल गाल लेकर के डॉक्टर के पास चली जाती है। अब उसको कौन समझाए कि डॉक्टर के पास नहीं है दवाई, तू थप्पड़ मारना अपने आप को बंद कर। हमने जो अपने आप को मार रहे हैं ना रोज, ये बंद करना पड़ेगा। तो मीठे का, शुगर का, इसका कोई लेना नहीं। अंदर की कड़वाहट की वजह से बॉडी क्या कर रही है, शुगर प्रोड्यूस कर रही है, कड़वाहट फैली पड़ी अंदर, है ना, डिससेटिस्फैक्शन फैला पड़ा है। ऐसा है मेरी समझ का। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। तो सर क्या चीजें हो रही है इंसान की जिंदगी में, यही कुछ कॉमन चीजें हैं जो जिससे वो परेशान है। अब थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि अभी जो चाहता है कि हम एक हेल्दी जीवन जिए या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको अब यहीं पे रोक दे, उसको ठीक करने की तरफ जाए, तो उनके लिए क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो शुरुआत में वो करने से उनकी हेल्थ के अंदर सुधार हो सकता है। देखो, एक सत्य है, कितनी भी बड़ी हेल्थ तुम अपनी सुधारोगे, मरना तो निश्चित है ना। कहां तक ले जाओगे हेल्थ को। मैं जो समझता हूं कि हेल्थ के लिए परेशान होने वाले लोग ज्यादा अनहेल्दी हो रहे हैं, है ना। जब तक एंजाइटी शब्द नहीं था ना, तब तक इंडिया में एंजाइटी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, तब वैद्य को पता होता था कि इसको एंजाइटी है, तो उसको दवाई देता था, तो वो दवाई असर करती थी। अब मेरे को पता है, चूंकि पहले तो मेरे को एंजाइटी है, फिर अब इस बात की भी एंजाइटी है कि मेरे को एंजाइटी है, ठीक। और अब मेरे को ये भी पता कि एंजाइटी में होता क्या है, और ये भी पता है कि एंजाइटी में खाना क्या है, और एंजाइटी का इलाज भी पता है मेरे को, ठीक है। अब मेरे को तो सब कुछ पता है, बीमारी भी है, इलाज भी मेरे पास है, मेरे को कौन ठीक करेगा जी। मेरे को नहीं कर सकता कोई ठीक, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये है कि जीवन में आगे की तरफ देखें। जो आप, जिस वजह से आप बीमार हो चुके हैं, उसका क्योर करें, उसी के क्योर में ना फंस जाए, अपने जीवन को आगे की तरफ देखें, बचा हुआ जीवन सुखपूर्ण बीते, उसकी तरफ ध्यान दें। क्वांटिटी ऑफ लाइफ में ना जाएं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में फोकस करें, है ना। तो वो फिर देखना कि आदमी के अंदर जो आशावादिता आएगी ना, वो बीमारी को भी ठीक, क्या बोलते हैं कि बिलीव करो, अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखो। अब विश्वास कैसे रखें जब मेरे को दवाई मेरे को मालूम है ना, ये कैसे कैसे काम कर दे। एक आदमी को एक बीमारी लग रही है भाई साहब, जब वो बात कर रहा है ना डॉक्टर से, ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर है जो बीमारी बता रहा है। उसने सारा पढ़ लिया उसने, ठीक है। और डॉक्टर भी मुंह देख रहा है, कह रहा है कि अच्छा आप इसे दें क्या, ठीक है। पहले तो क्या होता था, बीमारी बताते नहीं थे बीमारी क्या है इसको, ठीक। दवाई कुछ और चल रही होती थी, तो वो खाता था, भाव से खाता था, विश्वास से खाता था, ट्रस्ट से खाता था, वो ठीक भी होता था। कई कई पीछे तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने मीठी गोलियों से लोगों को ठीक किया। ये तो हमारा शरीर है, हम इसको बीमार मानेंगे तो ये बीमारी होता चला जाएगा, ये रिसीव करेगा कि हाँ मैं बीमार हूं, है ना। तो प्रॉब्लम बीमारी से कम है, इंसान के उस बीमारी के ऊपर जो उसने पूरा अपना फोकस डाल दिया है ना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनअवेयर हो जाओ, लापरवाह हो जाओ, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कुछ लापरवाह भी रहो, जीवन जीने के लिए थोड़ी सी लापरवाही भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि हमें हर बात की परवाह ही करनी है,
अगर एक आदमी को पता लग गया है कि भाई अब उसका कैंसर है और क्रॉनिक हो चुका है, ये अब ये उसमें, तो उसे परवाह की जरूरत नहीं, अब उसे लापरवाही की जरूरत है, ताकि वो बचे हुए समय को अच्छे तरीके से निभा सके, अच्छे तरीके से जी ले। बात बाकी बीमारी का तो पता लग रहा है, इतने दिन में मर जा रहे हैं, एक्सीडेंट का पता लग रहा है किसी को, तो जीवन का तो किसी को पता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सचेत नहीं होना है बीमारी के प्रति, लेकिन वो काम ना करें। एक अल्कोहलिक है, ठीक है, उसका लीवर चला गया, वो दवाई भी खा रहा है, अल्कोहल भी पी रहा है, तो कैसे ठीक होगा? और लाइन में भी बिल्कुल उसी शिद्दत से लगा हुआ है, दवाई भी उसी शिद्दत से खा रहा है, खाना भी वैसे खा रहा है, शाम को फिर अल्कोहल पी ले रहा है। तो ये ऐसी स्थिति हो रही है। वो जो मैंने थप्पड़ मारने वाला उदाहरण बताया ना, तो सबके साथ ये स्थिति हो रखी है। तो उस पे ध्यान देना है, उसको जितनी इंपॉर्टेंस की जरूरत है उतना इंपॉर्टेंस देना है। अब अपना ध्यान वहां से हटा के दूसरी जगह भी लगाना है, अपने जीवन को, अपने संबंधों को, अपने आसपास के वातावरण को खुशनुमा बनाना है, खुद खुश होकर के, है ना। तो वो बिल्कुल उसका सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर। हाँ, एक जगह में एक डॉक्टर के ओपीडी के बाहर उन्होंने एक पर्ची लगा के रखी थी, मैंने पढ़ा था कि कंसल्टेशन फ्री है, गूगल ज्ञान के लिए 500 रुपये चार्ज है और आपके खुद के ज्ञान के लिए 1000 रुपये चार्ज है। तो बहुत ही फनी था। तो आई थिंक लोगों को यही करना चाहिए कि खुश रहें। डॉक्टर भी त्रस्त हो गए ना। हाँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि यार मरीज बन के आना, यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ था, वी क्योर पेशेंट हियर, वी डोंट केयर एनी डॉक्टर हियर। तो अब हर कोई डॉक्टर बन गया है ना, और सोशल मीडिया ने तो सबके पास ज्ञान पड़ा हुआ है ना, अपने को ज्ञानी। ये तो सबसे बड़ी बीमारियों की से भी बड़ी बीमारी है, आई नो। ये सबसे बड़ी बीमारी है। अब जो आई नो है अब उसको क्या समझाओगे आप, है ना। जो ये बोलेगा आई डोंट नो, उसको तो कुछ समझाने की गुंजाइश बचेगी ना। जो ऑलरेडी कह रहा है कि आई नो एवरीथिंग, तो भगवान ही बचाया अब उसको। सही बात है, बिल्कुल सर। तो सर आपका रूटीन कैसा रहता है, क्योंकि आप इतना हाइट पे आते हैं, आई थिंक 1500 से 2000 फीट की दूरी पे है ये समुद्र से, इतने हाइट पे आप रोज आते हैं। मुझे तो ये पता था कि आप यहीं स्टे करते हैं, लेकिन आप रोजाना आना जाना, तो आप अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन रखते हैं? आपका रूटीन कैसा होता है, डाइट, और आप कितना योग करते हैं या कितना फिजिकली एक्टिव की तो मैं क्या ही बात करूं, कितना ऊपर रोजाना आना ही जाना अपने आप में फिजिकल लेवल को दिखाता है। तो आपका रूटीन कैसा रहता है? देखो, मेरा कोई रूटीन नहीं है, मैं सच बताऊं, देखो झूठ नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे योगा स्कूल में बैठ करके मैं बड़ी बड़ी बातें करूं। मैं सबसे बड़ी चीज जो करता हूं कि मैं अपने को फिट करने के लिए कुछ नहीं करता। मेरे को कुछ एक चीजें पता है कि जो जीवन में ठीक नहीं है, बस उनको नहीं करता हूं बस जी। तो जब आपको पता है कुछ चीजें कि ये ठीक नहीं है, आप उस पर काम कर रहे हो, तो जो बचेगा वो तो ठीक ही तो बचेगा फिर उसके बाद, है ना। हमें ये नहीं पता कि हमें क्या नहीं करना है, ठीक है, और हम कुछ कुछ करे जा रहे हैं। तो जब इंसान जिस दिन ये समझ लेगा कि उसे करना क्या नहीं है, तो उसे क्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसे क्या नहीं करना है यही चाहिए बस, जो बचेगा वो तो करना ही होगा ना फिर। तो असल में मैं सच बता रहा हूं, मैं फिटनेस के लिए कुछ नहीं करता हूँ। लकीली मेरे को ये जॉब ऐसा मिल गया है कि मैं पहाड़ चढ़ना पड़ता है जी। तो जो मेरा फिजिकल होता है वो इसी पहाड़ से चढ़ना होता है। बाकी मैं सिंपल खाना खाता हूँ। हाँ, सुबह मैं नाश्ते में नाश्ता नहीं करता हूँ, सिर्फ एक गिलास भर करके सत्तू पीता हूँ, और उसका भी पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, पता नहीं है मेरे को। तो मेरे दोस्त ने सलाह दी, ठीक है, तो मैंने बात करी घर में, तो फिर मेरी वाइफ उसको रोज बना करके रख देती है, और वो कहती है कि हाँ नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है, पियो। तो पीता हूँ उसके। अच्छे ही इतना बहुत पुराना पेय पदार्थ है हमारे उसका, पूर्वोत्तर राज्यों का, तो वो उसमें ताकत है। बस नाश्ता करने के बाद फिर लंच करता हूँ, दिन भर यहाँ बकड़ बकड़ करता हूँ और फिर शाम को अपना उतर करके फिर नॉर्मल खाना, रोटी सब्जी अपना जो मिल जाए वो शाम को 4 रोटी खाता हूँ, दिन में 2 रोटी थोड़ा चावल खाता हूँ,
मतलब नॉर्मल खाना खाता हूँ, जो नॉर्मल, बहुत नॉर्मल खाना सिंपल है, रूटीन, सिंपल। काफी सिंपल है। हाँ, शाकाहारी हूँ, मांसाहार था पहले, वो योग में आने से पहले वो सब त्याग दिया था। जब पता लगा कि क्या नहीं करना है तो वो चीज़ें त्याग दी हैं, और बस उन्हीं को त्यागा मैंने जिनका ये पता लगा ये नहीं करना। बाद बाकी और कुछ स्पेशल करने की जरूरत पड़ी नहीं, मतलब कि रूटीन को सेट करना, फिट होने के लिए ये करना है, हाँ। है ना। अब लोग फिट होने के लिए, हाँ, लोग फिट होने के लिए जिम जा रहे हैं, तो वो फिट होने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो फिट दिखने के लिए जिम जा रहे हैं, है ना। तो फिट दिखना है या फिट होना है, दोनों में फिर डिफरेंस है। तो मतलब गो विद द फ्लो, अपनी रूटीन को, लाइफ को जितना सिंपल, जितना साधारण रख सके उतना ही हम लोग लाइफ को और एंजॉय कर सकते हैं। मेडिटेशन करते हैं आप? हाँ, मेडिटेशन करते हैं। तो आजकल लोग मेडिटेशन को भी काफी जानने लग गए हैं, तो उससे उनके जीवन में क्या अलग प्रभाव आ सकता है अगर वो रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सके? देखो, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं वो तो करने जैसी भी वो नहीं है, स्थिति नहीं है। मेडिटेशन जो है ना, ध्यान, वो एक स्टेट है जिसको पाया जाता है, जिसमें प्रवेश मिल पाता है। हम जो भी कोशिश करते हैं, धारणा करने की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं वन पॉइंट फोकस। मल्टीपल विचारों के बजाय एक जगह फोकस हो जाए और उससे फोकस्ड होते रहे, लेकिन उसको हम मेडिटेशन का नाम दें तो गलत है जी। ठीक है। तो वो जो मेडिटेशन चल रहा है, उनको लगता है कि चुपचाप बैठ जाओ, आंख बंद कर दो, मेडिटेशन हो रहा है। तो वो असल में अजीब से द्वंद में फंस गया है इंसान ना, कर नहीं पा रहा है कुछ भी। ये तो है, हम काफी हाँ, घंटों बैठते हैं लेकिन तो एग्जैक्टली हम फोकस ध्यान करना इतना सरल है, इतना सरल है कि वो इसी वजह से नहीं होता कि वो बहुत सरल है ना। लेकिन किसी को ईश्वर प्रदत्त होता है कि मतलब कि उनका पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो एल्गोरिदम के साथ इस जन्म में उनको वो प्राप्त हो जाता है कि भाई ठीक है, ध्यान में चले जाते हैं, कर लेते हैं। लेकिन ध्यान को पाया जा सकता है योग के माध्यम से। बिना जानकारी के बैठे रहो, पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी निकाल दो बैठे बैठे, होना उससे कुछ नहीं है। विचारों का द्वंद चल रहा है, बहुत बड़ी अवस्था है ध्यान की, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। बाकी हाँ, इंस्टाग्राम योगी बनने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सफ़ेद कपड़े में बैठ जाओ, है ना, आसन लगा करके आंखें बंद कर लो, एक फोटो क्लिक करो, एक फोटो क्लिक करो तो आप योगिनी हो जाओगे, है ना। हम भी एक रुद्राक्ष डाल करके कहीं पे बैठ जाए, हम योगी हो जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट रहा सर। अब हम लोग इसके आखिरी पड़ाव में अपने ऑडियंस के लिए ऐसा क्या एक सिंपल टिप दे सकते हैं जिससे वो खुश रह सके, अपने दिमाग को थोड़ा सा मानसिक संतुलन में लेकर के आए और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके? आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज जो, देखो, सरलता को जितने जल्दी, अष्टवक्र गीता में ना राजा जनक को ऋषि अष्टवक्र यही बता रहे हैं कि तुम अहिंसा, संतोष, क्षमा, दया और सरलता, ये अमृत है हमारे जीवन में, ठीक है। और चीजें तो शायद हो सकती हैं कि थोड़ा सा टाइम लग जाए करने में, लेकिन सरलता तो हमारे पास ही है। हम सरलता को जितनी जल्दी धारण कर सकें, बिना दिमाग के जाल में फंसे हुए, उसके प्रश्नों के जंजाल में फंसे हुए, जितना सरल हो जाएंगे उतना स्वाभाविक प्रकृति आपके साथ रहेगी। और मजे की बात है, सरल ही होना इतना सरल नहीं, सिंपल है, इजी नहीं है। तो वो सिंपलिसिटी का धारण करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता ही, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते आप। हमने स्पेशल होने का जो ठेका ले लिया है ना, उसने हमारे संबंध खराब कर दिए, उसने हमारा शरीर खराब कर दिया, उसने हमारा समाज खराब कर दिया, संस्कृति खराब कर दी,
पूरी पृथ्वी को खराब कर दिया। ये वॉर क्यों हो रहा है कि कोई स्पेशल मानता है अपने को जी, और दूसरा उसे स्पेशल नहीं समझता है। वॉर हो रहा है। और क्या है, यही तो चल बात रहा बाकी अपने अपने घर में तो खा रहे हैं सब। है। कोई किसी का छीन के नहीं खा रहा, कोई किसी का लेके नहीं खा रहा है। तो ये सब होंगे, उनके भी कुछ डिस्प्यूट होंगे आपस में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो बाहर का वॉर तो खैर इतना बड़ा वॉर नहीं है, जो वो तो विश्व युद्ध ही होगा। लेकिन जो हमारे अंदर जो खुद के अंदर महायुद्ध चल रहा है ना, तो ये जो सर है हमारा ना, ये ब्रह्म है। तो यहाँ ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं, है ना। तो सिंपल साधारण शब्दों में सरलता का धारण करें, अपने को स्पेशल बनाने की कोशिश ना करें, ऑर्डिनरी बन करके जिए। जितना आप ऑर्डिनरी बन करके जिएंगे, जीवन में उतना सुख और समृद्धि आएगी। समृद्धि लग्जरी से नहीं जोड़ी जाती, समृद्ध आत्मिक संतोष और शांति से जोड़ा जाता है। तो समृद्ध होना है या अमीर होना है ना। तो समृद्ध होने की कोशिश करें, और समृद्ध सिंप्लिसिटी से होती है और अमीरी होती नहीं है। क्योंकि बड़ा सा बड़ा धन्ना सेठ भी अपने आप को और धन्ना सेठ बनाने में लगे हुए हैं। जब वो अपने को और बड़ा धनी बनाने में लगे हुए हैं, इसका मतलब जहाँ पर वो है वहाँ पे फिर वो धनी नहीं है, खुश नहीं है। हाँ, मतलब नहीं है ना। वहाँ पे वो गरीब फील कर रहे थे तो और कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अमीरी तो होती नहीं है, समृद्धि तो होती है। और वो समृद्धि बाहर से नहीं होती, वो अंदर की होती है। तो साधारण और ऑर्डिनरी समझे अपने को, सरलता को धारण कर लें, बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो जितना सिंपल आप रह सकते हैं, जितनी साधारण जिंदगी बना सकते हैं, खाने को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, अपने मन को लेकर के, उतना आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए। आचार्य नीलेश भैया जो हैं, उनके द्वारा इतना अच्छा और सुंदर पॉडकास्ट हम सभी के लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन में है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन इतने सिंपल तरीके से सिर्फ एक मैसेज है कि जिंदगी में सरलता को शामिल करना। और मैंने भी बहुत कुछ सीखा, जो कमियां मेरे अंदर है उसको मैं आज से ही ठीक करने वाली हूँ और सिंप्लिसिटी की तरफ जाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।